Students, how are you all? Students, welcome to a new, fresh and energetic lecture of cost accounting. Cost accounting के एक न्यू, फ्रेश एंड एनर्जेटिक लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा जो पिछला क्लास था ना, पिछले क्लास में हमने मटेरियल कॉस्टिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। एक चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मटेरियल कॉस्टिंग आपकी एग्जाम में भी आ सकता है, में भी नहीं आ सकता। जब हम पेपर एनालिसिस करेंगे तब हमको पता चलेगा कि मटेरियल कॉस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मटेरियल कॉस्टिंग के साथ एक और चैप्टर है जो कि रोटेट होके आता है, यानी कि एक टर्म में अगर मटेरियल कॉस्टिंग आएगा, उसके अगले टर्म में वो चैप्टर से क्वेश्चन आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो आज हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले, यानी कि हम लोग एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट। कुछ लोग इसे लेबर कॉस्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे लेबर कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बोलते हैं, राइट। चलो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस्ट के बाय नेचर, इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय नेचर कॉस्ट को 3 एलिमेंट में डिवाइड किया गया, या फिर कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ऐसे 3 पार्ट में कॉस्ट को डिवाइड किया गया है। बाय नेचर वाइज कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स है। तो पहला एलिमेंट तो हम लोगों ने सर कवर कर लिया था, मटेरियल। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकेंड एलिमेंट, दैट इज लेबर कॉस्ट। ओके, जैसे हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट में, मटेरियल कॉस्टिंग में जैसे हम लोगों ने मटेरियल की स्टोरेज, मटेरियल की इशू, मटेरियल की कंट्रोल, इन सब के ऊपर ध्यान दिया था। आज एक कॉस्ट अकाउंटेंट आपका सेम रोल होने वाला है टूवर्ड्स एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। आज एक कॉस्ट अकाउंटेंट आपका ये रोल होने वाला है हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रॉपरली रिकॉर्ड इट्स एम्प्लॉय कॉस्ट, हाउ इट कैन कंट्रोल इट्स एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, उसके बाद कैसे एम्प्लॉय कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एम्प्लॉय टर्नओवर जो होता है, लेबर टर्नओवर वगैरह जो होता है, और जो जो फैक्टर्स एक लेबर फोर्स को अफेक्ट करता है उस सबको रिड्यूस कैसे करना है, उसको कंट्रोल में कैसे रखना है। दीज आर द की टारगेट्स ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, आज एक कॉस्ट अकाउंटेंट आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर मटेरियल कॉस्टिंग आपका क्वेश्चन नहीं आता है ना, एग्जाम में मटेरियल कॉस्टिंग से अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो इस चैप्टर से 7 मार्क का क्वेश्चन उसके जगह पे आएगा। यानी कि मटेरियल या फिर तो लेबर, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक से 7 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, राइट। तो इसीलिए मटेरियल जितना आपने ध्यान से पढ़ा था, लेबर को भी आपको उतने ही पेशेंस के साथ, उतने ही ध्यान के साथ, उतने ही डेडिकेटेड के साथ, डेडिकेशन के साथ आप लोगों को पढ़ना है, राइट। राइट सर, चलो। सबसे पहले सर हम लोग बात करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट होता क्या है। ओके, मटेरियल कॉस्ट बोला हूं, एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट होता क्या है। ओके, ये लेबर कॉस्ट और ये एम्प्लॉय कॉस्ट किसको बोला जाता है, चलो देखो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सर लेबर कॉस्ट होता क्या है, बेनिफिट्स पेड और पेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ एन एंटिटी whether permanent or temporary for service rendered by them। क्या बोल रहा है, व्हाट इज लेबर कॉस्ट और व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट मीन्स एनी बेनिफिट पेड और पेबल, एम्प्लॉय कॉस्ट मीन्स एनी बेनिफिट पेड और पेबल to the employee of an entity, whether benefits paid or payable to the employees of an entity for whether permanent or temporary for the service rendered by them। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर जब कोई एंटिटी कोई भी बेनिफिट whether मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी पेमेंट करता है ना अपनी वर्क फोर्स को, चाहे वो वर्क फोर्स परमानेंट हो चाहे वो वर्क फोर्स टेम्पररी हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट सुनने में थोड़ा सा चीप लगता है, इसलिए बहुत सारे जगहों पे एम्प्लॉय कॉस्ट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, एम्प्लॉय कॉस्ट इज मोर फॉर्मल लैंग्वेज कंपैरिजन टू लेबर कॉस्ट, राइट। अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड इन कैश और काइंड। एम्प्लॉय कॉस्ट कैश में भी आप पेमेंट कर सकते हो, काइंड में भी कर सकते हो, जो परक्विजाइट्स वगैरह होता है दैट ऑल्सो कंसिडर इन एम्प्लॉय कॉस्ट। टैक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना परक्विजाइट्स वगैरह, तो वही होता है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट। पॉइंट क्लियर। अच्छा, क्या क्या एम्प्लॉय कॉस्ट में आता है, देखो एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग, ठीक है।
क्या क्या आता है? नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी। ओके, वेजेस एंड सैलरी ये सबसे पहले आता है एम्प्लॉय कॉस्ट में। सेकंड आपका आता है अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, जो आपको पेमेंट मिलता है ना, वेज एंड सैलरी या फिर सैलरी एंड वेज जो भी मिलता है वो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा, राइट। दूसरा क्या आता है? अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स। सर अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? देखो, अलाउंसेस मींस मॉनिटरी बेनिफिट पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर सर्टेन पर्पज। जैसे हाउस रेंट अलाउंसेस होता है ना, एम्प्लॉयर वो हाउस रेंट अलाउंसेस HRA क्यों देता है सर? क्योंकि एम्प्लॉय अपने घर के किराया या फिर रेंट को अफोर्ड कर पाए। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी एम्प्लॉयर क्या करता है? HRA पे करता है, हाउस रेंट अलाउंसेस पे करता है। उसके पीछे ओनली रीजन ये है कि जो एम्प्लॉय है ही और सी कैन अफोर्ड ए हाउस, तो एक हाउस को रेंट में लेंगे, जो भी खर्चा आएगा एम्प्लॉयर उसके लिए HRA पे करता है। डेली अलाउंसेस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कॉन्वेंस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ये सब इसीलिए पे किया जाता है दैट यू कैन अफोर्ड ए सर्टेन सर्विस और यू कैन अवेल सर्टेन सर्विस। ठीक है, ओके। उसके बाद पेमेंट फॉर ओवर टाइम। पेमेंट फॉर ओवर टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर आपने कोई ओवर टाइम काम किया है, किसी भी एम्प्लॉय ने अगर कोई ओवर टाइम काम किया है ना, तो ओवर टाइम के लिए भी वो उसको पेमेंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड। ओके, सो अगर एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोविडेंट फंड में या फिर अदर बेनिफिट अदर वेलफेयर फंड में, एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर फंड हो गया, ESI वगैरह हो गया, इन सब में अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो भी आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट में, एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद एनी अदर बेनिफिट, यानी कि जो पर्क्विजाइट्स वगैरह होता है ना, जैसे कि लीव विथ पे, लीव एनकैशमेंट, फ्री और सब्सिडाइज फूड्स, ये भी आपका आता है। लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब आपका किस में आता है? एम्प्लॉय कॉस्ट में आता है। ठीक है, सो एम्प्लॉय कॉस्ट मींस बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सर एम्प्लॉय कॉस्ट होता क्या है? एनी पेमेंट वेदर इन टर्म्स ऑफ मनी और इन काइंड paid by an entity to its workforce, whether that workforce is a permanent workforce or temporary workforce, is termed as employee cost. आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्पोररी हो, जो भी आपने खर्चा किया है, वो खर्चा आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा। सही है सर, डन। अच्छा, एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, देखो एम्प्लॉइज या फिर लेबर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है और उस बेसिस पे भी लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट दो टाइप के होते। लेबर को, जैसे मटेरियल आप लोगों का था डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, सिमिलरली यहां पे भी दो टाइप के लेबर होते हैं, एक होते डायरेक्ट लेबर और एक होते इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, अच्छा देखो सर डायरेक्ट लेबर कौन होते हैं? देखो डायरेक्ट लेबर वो होते, देखो जिनके कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर वो होते जो डायरेक्टली एंगेज्ड होते इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, इन ए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ए सर्विस। ओके, जो भी लेबर या फिर जो भी एम्प्लॉइज डायरेक्टली एंगेज्ड होते इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज और इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ओके, उनको बोला जाता है डायरेक्ट लेबर। जैसे कि अगर कोई मशीन बन रहा है तो जो वर्कफोर्स, जो एम्प्लॉइज डायरेक्टली काम कर रहे, फिजिकल काम कर रहे, दे आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट लेबर हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली, मुझसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं क्लास आप लोगों का रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स आप लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे कि अगर आज आप देख लो कि टाटा की जो कमर्शियल व्हीकल्स है, टाटा मोटर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां वो असेंबल करते, गाड़ियां जो मैन्युफैक्चरिंग करते, उसमें बहुत सारे लेबर्स होते हैं, रोबोट्स भी होता है, बट लेबर होते हैं जो उस पार्ट्स को असेंबल करने में मदद करते हैं। ओके, सो दे आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। टाटा की जो गाड़ियां बनता है, ट्रक्स बनता है, कार बनता है, उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मार्केटिंग में हेल्प करते हैं,
कुछ लोग हैं जो ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन काम को संभालते हैं, कुछ लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो दीज आर नोन एज इनडायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली काम नहीं करते लेकिन जिनकी वजह से जो बैकग्राउंड से जितने भी काम है ना उन काम को हैंडल करते, उनको बोला जाता है इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, सो जो कॉस्ट डायरेक्ट लेबर्स को पे किया जाता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। देखो क्या है, benefits paid or payable to the employees who can be attributed to a cost object in an economic feasible manner. This can easily identified and allocated to an activity, contract, cost center, customer, process, product. जिनके कॉस्ट या फिर जिनके सैलरी को आप डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को एट्रीब्यूट कर सकते हो उनको बोला जाएगा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। मान लीजिए कि आलोक प्रोफेशनल में मैं जो हूं ना, सीए में आलोक कुमार, मैं एक डायरेक्ट एम्प्लॉय हूं, ओके, और मेरा जो फीस है मेरी कंपनी से या फिर इस कंपनी से जो भी मैं फीस लेता हूं ना, वो डिपेंड करता है कि मैं कितना क्लास शूट करता हूं, कितना क्लास सेल होता है। और एक पर्सन को अगर हम मान लीजिए कि कॉस्टिंग का क्लास हम लोग 5000 में सेल करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 5000 में अगर हम कॉस्टिंग का क्लास सेल करते हैं, मान लीजिए कि उसमें 3000 मेरा होता है लेबर चार्जेस, इसका मतलब क्या है सर, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो पाएगा। जितने भी आप देखोगे ना टीचर्स की, जितना भी मतलब हमारे फीस इतना नहीं है लेकिन जितना भी टीचर्स हाई फीस चार्ज करते हैं या फिर जो भी आपको फीस वगैरह पेमेंट करना पड़ता है, ओनली रीजन इज कि एक बड़ा पोर्शन जो एम्प्लॉय कॉस्ट में जाता है सर्विसेज के केस में। पॉइंट क्लियर? तो इसीलिए जो बेनिफिट्स आप किसी एम्प्लॉय को पे करते हो ना, बेनिफिट्स पेड और पेबल टू एम्प्लॉइज व्हिच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट और टू इन एन इकोनॉमिक फिजिबल मैनर, इजीली इकोनॉमिक फिजिबल मैनर मतलब बहुत इजीली अगर आप किसी भी एम्प्लॉय के कॉस्ट को, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हो, डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो इसका सिंपल मतलब है कि भाई जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज रहते उनके सैलरी आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर सकते हो। मान लीजिए क्योंकि एक ट्रक है जिसको असेंबल करने में 10 लोग लगे, ओके, एक महीने से कुछ 10-12 लोग एक ट्रक बनाने में लगे, तो जो भी उनकी सैलरी है, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप किसी कारपेंटर की दुकान में जाइए, कारपेंटर की दुकान में आप गए और आपने ऑर्डर दिया कि एक बेड बनाना है, ठीक है, मैं मान लीजिए कि मैं एक कारपेंटर की दुकान पे गया और मैंने बोला कि भाई मुझे एक बेड बनाना है, किंग साइज बेड बनाना है, बहुत लग्जरी काम होना चाहिए, डिजाइन ऐसा होना चाहिए, सब कुछ मैंने बोल के आ गया, ठीक है। उसने मुझे ये पूछा कि भाई आपको किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, कौन से ग्रेड का वुड आपको लगाना है। उसके साथ साथ जो सेकेंड मोस्ट कॉस्ट आएगा कि भाई आपसे हम इतना पैसा लेंगे लेबर चार्जेस के लिए। उस बेड को बनाने के लिए 4 लोग लगे, 4 लेबर्स, उस बेड को बनाने के लिए 4 लोग लगे हमें, ओके, और इन चारों लोगों का जो पेमेंट होगा ना वो कारपेंटर मुझसे ही लेगा। तो इन चारों लोगों के लिए जो पेमेंट गया है दैट इज योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओके। मैं एक कारपेंटर के पास गया, बोला कि भैया मुझे बेड बनाना है, किंग साइज बेड, ठीक है। उसने बोला ठीक है आपका 10 दिन लगेगा, 10 दिन में ये 4 लोग लगेंगे, तो लेबर चार्जेस हम लोग आपसे 20,000 का लेंगे। अच्छा क्वालिटी का बेड था, मैंने बोला हाँ ठीक है। तो इस 20,000 में ये जो 4 लोगों को मैंने पेमेंट किया है ना, 4 लोग जो 4 कारपेंटर लगे थे ना, उनकी जो सैलरी है दैट सैलरी विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ओके। उसके बाद उस कारपेंटर की दुकान में एक अकाउंटेंट भी बैठता है जो कि रिकॉर्ड वगैरह करता है सब कुछ, और ओके एक अकाउंटेंट भी बैठता है, उसके साथ साथ एक रिसेप्शनिस्ट भी बैठता है। तो ये दोनों की जो सैलरी है वो मेरे ऊपर भी थोड़ा बहुत आएगा, जो और कोई पर्सन एम्प्लॉय के लिए आएगा उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आएगा, और उसके साथ साथ जो अदर कोई भी कस्टमर आता है छोटा मोटा चीज खरीदने के लिए उसके ऊपर भी आएगा। तो जो अकाउंटेंट एंड रिसेप्शनिस्ट का सैलरी है दैट विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट लेबर की अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, जैसे मैंने बोला जो अकाउंटेंट है और जो रिसेप्शनिस्ट है उसकी जो सैलरी है वो आपका इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। So benefits paid or payable to the employees which cannot be directly attributable to a particular cost object in an economic feasible manner.
क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो जो कारपेंटर है मेरे से जो 20,000 रुपये उसने लिया, उसमें से बहुत छोटा सा पार्ट वो रिसेप्शनिस्ट का, क्योंकि जो भी एक महीने में उसकी दुकान में जितने भी लोग काम करवाते हैं ना, जितने भी लोग एक महीने में काम करवाते हैं, एक छोटा सा चेयर से लेके छोटा सा चेयर से लेके बड़ा सा बेड तक हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, कुछ भी अगर वो बनाता है तो उस सबकी कॉस्ट में उस अकाउंटेंट का सैलरी या फिर उस रिसेप्शनिस्ट का सैलरी, छोटा सा सैलरी ऐड हो जाएगा. They are not directly contributing in production of the particular product or particular cost object, but indirectly वो काम को हेल्प करते हैं, इसीलिए उनका जो कॉस्ट आएगा वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा. ठीक है, चलो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक बार देख लेते हैं, बहुत सिंपल है. इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हु इज डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज्ड है उन लोगों को जो पेमेंट आप लोग करते हो दैट इज योर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. सर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इनकर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट. Direct employee cost can be easily identified and allocated to cost units. Cost object हो गया, cost unit हो गया, एक particular cost object को directly easily within in economic feasible manner direct employee cost क्या हो सकता है, attribute हो सकता है. Indirect employee cost की अगर हम बात करें, indirect employee cost is apportioned on some appropriate basis. Indirect employee cost some appropriate basis पे ना, कुछ appropriate basis के हिसाब से डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को क्या होता है, एलोकेट होता है. ओके, डायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट वैरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद वॉल्यूम. डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्योंकि वेरिएबल नेचर का होता है, यानी कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट ज्यादा होगा, अगर आउटपुट गिरेगा तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगा. ठीक है, मान लीजिए कि किसी टाइम पे अगर कारपेंटर के पास, कारपेंटर का जो दुकान था, मैंने एग्जांपल दिया था, अगर बहुत सारा काम उसके पास आता है, बहुत बड़ा ऑर्डर आता है एक महीने में, तो एम्प्लॉइज को उसे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि एम्प्लॉय ज्यादा काम भी करेंगे. तो जो भी उसके पास डायरेक्ट एम्प्लॉइज है, जो भी कारपेंटर से उसके पास काम करते, उन्हें ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा. ठीक है, ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड, चाहे एक कस्टमर आए एक महीने में, चाहे 1000 कस्टमर आए एक महीने में, जो भी अकाउंटेंट का सैलरी है, जो भी रिसेप्शनिस्ट का सैलरी है, ये दोनों फिक्स ही रहेगा. तो मोस्ट ऑफ द केस ये फिक्स रहता है. इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मे नॉट वैरी विद द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन. नॉर्मली कुछ कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट वैरी करते, लेकिन नॉर्मली इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होता है जो ना, वो ऑफिस एक्सपेंसेस होता है या फिर ऑफिस सैलरी वगैरह होता है. जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ्स होते उनको जो पेमेंट किया जाता है, ये सारे पेमेंट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आते. दैट्स व्हाई इनके सैलरी ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, इनके सैलरी ऑलमोस्ट फिक्स रहता है. ठीक है सर, चलो. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, हम लोगों को आज एक कॉस्ट अकाउंटेंट करना क्या है, हम लोगों को आज एक कॉस्ट अकाउंटेंट एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करना है, एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करना है. दैट्स व्हाई किन किन चीजों की वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट अफेक्ट होता है, या फिर व्हिच फैक्टर्स और व्हिच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which are the important factors for control of employee cost. किन किन चीजों को अगर आप ध्यान दोगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट. एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉय कॉस्ट को एक पर्टिकुलर टारगेट के बीच में रखने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट. नंबर 1, to exercise an effective control over employee cost, the essential requisite is efficient utilization of the employee and allied factors. Okay, so employee cost को अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहला है कि भाई आपके पास जो वर्क फोर्स है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आपको करना पड़ेगा. राइट सर. द मेन पॉइंट व्हिच नीड कंसीडर फॉर कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट आर एज फॉलोज. ये सारे चीजें जो है ना, ये 8 चीजें, इन 8 चीजों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा so that you can control your employee cost. Number 1, assessment of the manpower requirement. भाई पहला चीज ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जितना लोग आपको चाहिए ना,
जो भीड़ में चूहा नहीं मरता ना, वो बात बोलते कि ज्यादा लोग आपको चाहिए नहीं तो ज्यादा लोग आप हायर भी मत करिए, ठीक है। अगर आपकी जितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है, देखो अगर मुझे 5 लोगों की जरूरत है, मैं अगर 4 ले लूंगा ना तो भी गलत है, मैं अगर 6 ले लूंगा तो भी गलत है, ठीक है। तो पहला चीज जो आप लोगों को करना है वो है असेसमेंट ऑफ द मैन पावर। भाई कितने लोग आपको चाहिए, ओरिजिनली कितने लोग चाहिए और आपको कितना रिक्वायरमेंट है, ओरिजिनली मतलब कितने लोग आपका रिक्वायरमेंट है। आप उससे कम हायर नहीं कर सकते, आप उससे ज्यादा हायर नहीं कर सकते। अगर आपने कम हायर किया तो काम लोगों के ऊपर बढ़ जाएगा, देन यू हैव टू पे फॉर ओवर टाइम, आपको ओवर टाइम के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा हायर किया तो आपको ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि कम लोग है, काम कम है लेकिन लोग ज्यादा है, तो इसीलिए पेमेंट वहां पे आपका ज्यादा हो गया। तो इसीलिए आपको जो अप्रोप्रिएट लेबर फोर्स है ना, जितना आपको रिक्वायर्ड है लेबर, जितना आपको एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, उतना ही आप लोगों को क्या करना है, हायर करना है। उसके बाद दूसरा जो वे है लेबर कॉस्ट को या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने का, दैट इज कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। अब सर ये टाइम कीपिंग क्या होता है, टाइम बुकिंग क्या होता है? टाइम कीपिंग का मतलब है अटेंडेंस टाइम को रिकॉर्ड करना। टाइम बुकिंग मतलब एक एम्प्लॉई एक पर्टिकुलर जॉब में कितना टाइम स्पेंड करता है उसको रिकॉर्ड करना। तो अगर ये दोनों रिकॉर्ड आपके पास होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितना टाइम स्पेंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड कौन सा एम्प्लॉय कितना टाइम स्पेंड कर रहा है while परफॉर्मिंग एन जॉब, और परफॉर्मिंग ए जॉब और परफॉर्मिंग एन वर्क ऑर्डर, ओके। उसके बाद आपका आ जाएगा टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। इसके बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी क्या है, एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना टाइम होना चाहिए, कौन सी मेथड में वो काम करना चाहिए, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका ऊपर भी कंट्रोल आपका होना चाहिए। कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, ना तो आपका आइडल टाइम ज्यादा होना चाहिए ना तो आपकी ओवर टाइम ज्यादा होना चाहिए, इन चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। सो कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉइज टर्नओवर के ऊपर कंट्रोल करना, ओके। एम्प्लॉइज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा छोड़ के जा रहे तो उसको कंट्रोल करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वेज एंड इंसेंटिव सिस्टम, ओके। पेमेंट सिस्टम एम्प्लॉइज का कैसा है, किस तरह से आप वेज पेमेंट वगैरह करते हैं, इस ये भी बहुत हद तक डिसाइड करता है, बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आपका एम्प्लॉइज कॉस्ट कितना होगा, आप एम्प्लॉइज कॉस्ट को कैसे बियर करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। देखो जो एम्प्लॉइज को जो जॉब प्रोवाइड किया गया है वो जॉब उसके लिए सही है या फिर नहीं है, अगर वो काम कर रहा है तो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस जॉब में उसको इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, इन सब की एनालिसिस करने से भी लेबर कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ये 8 चीजों के ऊपर अगर आपने कंट्रोल ले लिया ना, अगर इन 8 चीजों के ऊपर आपने कंट्रोल ले लिया तो मैं आपको ये बोलूंगा कि लेबर कॉस्ट को आप बहुत हद तक कंट्रोल में ला सकते हो, बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। चलो तो एक एक करके इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। पहले चलते टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग के ऊपर, ओके। तो टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग सर बेसिकली होता क्या है, देखो टाइम कीपिंग क्या है, टाइम कीपिंग रेफर टू करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम, यानी कि एम्प्लॉय कब ऑफिस में एंट्री करता है, कब वो ऑफिस से एग्जिट करता है, जब आप उससे करेक्टली रिकॉर्ड करते हो ना तो पता चलता है कि भाई एम्प्लॉय ने एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम स्पेंड किया है, और उसी के बेसिस पे उसकी पेमेंट या फिर उसकी जो एनुअल सैलरी है, उसकी जो मंथली सैलरी है, फिर उसकी जो डेली सैलरी है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग को यहाँ पे हाईलाइट मैंने किया है, देखो बहुत सिंपल है, इट रेफर्स टू करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम। एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम को करेक्टली रिकॉर्ड करना, ये आपकी टाइम कीपिंग है, ठीक है। Students may note that difference between time keeping and time booking.
The latter refers to breaking of the time on various jobs, while the former implies a recording of the total time spent by an employee in a factory. So टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है? टाइम कीपिंग का मतलब है कि एक इंसान, एक लेबर फैक्ट्री में या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेमाइसेस है उसमें कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। फाइल टाइम बुकिंग का मतलब क्या है? टाइम बुकिंग मतलब एक जॉब में एक एम्प्लॉय या फिर एक लेबर एक जॉब में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम बुकिंग क्या है? सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम कीपिंग क्या है? देखो, द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द एम्प्लॉइज अटेंडेंस टाइम इज ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर पेमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्क्ड। जहां पे पेमेंट टाइम वर्क्ड उस बेसिस पे होता है ना, जहां पे पेमेंट टाइम वर्क मतलब कितना काम आपने किया, कितना घंटा आपने काम किया, उस हिसाब से कितने घंटे आपने काम किया, उस बेसिस पे जब आपको पेमेंट मिलता है, एट दैट टाइम टाइम कीपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां पे आवरली स्पेंड या फिर आवरली बेसिस पे या फिर टाइम बेसिस पे आपको पेमेंट मिलता है, डे हो गया, आवर हो गया, सो एम्प्लॉय ने कितना टाइम ओरिजिनली ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किया है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, where the payment is made by result, that is straight piece work, it would still be necessary to correctly record the attendance time for the purpose of ensuring that proper discipline and adequate rate of the production are maintained। सॉरी, क्या बोल रहा है कि भाई अगर टाइम रेट की बेसिस पे पेमेंट किया जा रहा है तो टाइम कीपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अगर पीस रेट मतलब जितना काम करेगा कोई इंसान, जितना काम करेगा उस बेसिस पे भी अगर पेमेंट मिल रहा है, अगर पेमेंट रिजल्ट के बेसिस पे भी मिल रहा है, तो भी टाइम कीपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर डिसिप्लिनरी पर्पज। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है जहां पे पेमेंट जो है ना, जहां पे पेमेंट आपके काम के हिसाब से मिलता है, भाई आप जितना पीस बनाओगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो उस हिसाब से सोचो जरा कि अगर कोई इंसान 2 बजे आएगा ऑफिस के टाइम है भाई 10 बजे, कोई पर्सन बोले कि नहीं मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे जितना पैसा चाहिए, मैं जितना पीस बनाऊंगा, मुझे पता है कि आज मुझे 400 रुपए चाहिए तो मैं 400 रुपए का काम करूंगा, 400 रुपए लेके जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होगा? इसका क्या इंपैक्ट आएगा सर? क्योंकि जितना आप कमिटेड हो ना प्रोडक्शन करने के लिए, जितना आपने टारगेटेड प्रोडक्शन सेट किया है, उतना शायद आप प्रोड्यूस ना कर पाओ अगर ऐसे एम्प्लॉइज अपने मन मुताबिक अगर आए ना ऑफिस, अपने मन के हिसाब से काम करे तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। आज एक एम्प्लॉय का, कल सारे के सारे एम्प्लॉय ऐसे काम करने आएंगे तो प्रोडक्शन, जो रेगुलर प्रोडक्शन या फिर जो रेगुलर टारगेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग के सर मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? चलिए एक बार देखते हैं। नंबर 1, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पेरोल, एक चीज है हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ द पेरोल, फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम। ओके, टाइम कीपिंग हम लोग क्यों करते हैं? नंबर 2 जो है वो है आपका फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। फॉर ascertaining एंड कंट्रोलिंग द एम्प्लॉय कॉस्ट, ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने के लिए। फॉर ascertaining आइडल टाइम, ये हमें पता चलता है भाई टाइम कीपिंग से कि कितना एक पर्सन का आइडल टाइम कितना है, क्योंकि जितना आपने काम के लिए दिया है और जितना आप ऑफिस आवर में थे, ऑफिस के प्रेमाइसेस में थे, मान लीजिए कि एक पर्सन ऑफिस एरिया में या फिर ऑफिस प्रेमाइसेस में 7 आवर स्पेंड करता है, लेकिन उसने काम किया है सिर्फ 5 घंटा, यानी कि 2 घंटा उसका आइडल टाइम है। ओके, फॉर डिसिप्लिनरी पर्पज, फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी टाइम कीपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि किस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय कितना टाइम स्पेंड करता है उस बेसिस पे उस डिपार्टमेंट को ओवरहेड एलोकेट किया जाएगा। ठीक है सर, चलो। अच्छा, सो सर टाइम कीपिंग के मेथड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सो टाइम कीपिंग के लिए बेसिकली 2 टाइप के मेथड है, और आज के टाइम पे तो और भी 1-2 मेथड आ चुके हैं। नंबर 1, मैनुअल मेथड। ओके, कुछ जगहों पे ये मेथड आज भी फॉलो किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स, आज भी मैनुअल मेथड फॉलो किया जाता है। मैनुअल मेथड में भी देयर आर 2 टाइप ऑफ मेथड फॉर टाइम कीपिंग और फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द अटेंडेंस। एक है अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड और एक है मेटल डिस्क और टोकन मेथड। अच्छा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है देखो।
अटेंडेंस रजिस्टर मेथड में बहुत ही सिंपल है। आप नॉर्मली अगर किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट में चले जाओगे, आप अगर नॉर्मली किसी डैम या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया में चले जाओगे ना, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप चले जाओगे तो आप देखोगे कि एक चौकीदार होगा, ठीक है, एक वॉचमैन होगा, और उस वॉचमैन 10 बजे अगर आप जाओगे नॉर्मली, मतलब काम शुरू जब होता है ना उस टाइम पे जाओगे अगर 9-10 बजे, तो एक चौकीदार वहां पे होता है, एक वॉचमैन जो है ना, वॉचमैन वहां पे होता है, और उसके पास एक क्या होता है, रजिस्टर होता है, एक कॉपी होता है उसके पास, जिसमें जो भी एम्प्लॉइज या फिर जो भी लेबर, जो भी वर्कर उस बिल्डिंग में जाएंगे या फिर उस कंस्ट्रक्शन साइट में एंट्री करेंगे, वो वहां पे सिग्नेचर करेंगे, उनकी टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर वो एंट्री करेंगे। जब उनकी काम खत्म हो जाएगा, जब वो एग्जिट करेंगे ना, तो उस टाइम पे भी वो रिकॉर्ड करेगा। तो इसको बोलते हैं मैनुअल मेथड। ओके, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड। एक अटेंडेंस होता है जिसमें आप लोग जैसे नॉर्मल रजिस्टर होता है जर्नल टाइप का, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, नेम हो गया एम्प्लॉय का, उसके साथ साथ उसकी टाइम, एंट्री टाइम, उसकी एग्जिट टाइम, उसकी सिग्नेचर, डेट, ऐसे बेसिक मतलब कॉलम्स होते हैं। डेट हो गया, नेम ऑफ द एम्प्लॉय हो गया, उसके बाद एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, सिग्नेचर, बस। तो ये नॉर्मल मेथड है, किसी भी एरिया में ये फॉलो हो सकता है। उसके बाद थोड़े से अपडेटेड जो फैक्ट्री वगैरह होता है ना, जैसे आप लोग देखोगे कि टाटा की अगर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई अदर फैक्ट्री है, कोई जहां पे प्रोडक्ट वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, कोई प्लांट और कोई फैक्ट्री है, तो वहां पे मेटल और टोकन मेथड फॉलो किया जाता है, जिसमें क्या होता है ना कि एक मशीन होता है। जैसे आप मेट्रो में कभी जाओगे तो वो चिप्स टाइप के होते हैं ना टोकन, उसको डालते हो, फिर मेट्रो में एंट्री आपको मिलता है, फिर एग्जिट मिलता है। तो मेट्रो में जैसे टोकन यूज किया जाता है, कोलकाता में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था मेट्रो में टोकन, सिमिलरली कार्ड भी होता है, टोकन भी होता है। सिमिलरली यहां पे भी क्या होता है, आपके पास टोकन होता है, और वो टोकन आप क्या करते हो, एक मशीन में डाल देते हो, फिर आपको एंट्री मिलता है, जब वो रिटर्न करते हो फिर और एक टोकन डालते हो, फिर आपको एग्जिट मिलता है। और उस टोकन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपने कितना टाइम, जिस टाइम पे आप टोकन डालोगे उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि भाई इस इंसान ने एंट्री किया। जिस टाइम पे आप टोकन दोबारा डालोगे तो आपका एग्जिट टाइम रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तो ये मशीनरी, मतलब ये मैनुअल मेथड है, लेकिन थोड़ा बहुत मैकेनिक या फिर मशीन यहाँ पे भी यूज किया जाता है। ओके, फुल्ली मैकेनिकल और ऑटोमेटेड मेथड की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नॉर्मली 2 मेथड्स कॉर्पोरेट में फॉलो किया जाता था, अभी एक नया भी आ चुका है। पहला होता है आपका पंच कार्ड अटेंडेंस। ओके, पंच कार्ड अटेंडेंस मेथड। अब इसमें क्या होता है ना कि आई कार्ड, जैसे आप लोगों की डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, उस तरह से कंपनीज का भी आई कार्ड होता है ना, ठीक है, कंपनी के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, और उस आइडेंटिटी कार्ड को आप क्या करोगे, स्वाइप अगर कर लोगे, अपने सिस्टम में होता है, कभी कभी जब एंट्री करते हो ऑफिस का जो डोर होता है वहां पे भी होता है, आपको बस उसे स्कैन करवाना होता है, या फिर अगर आपको वहां पे एक स्वाइपिंग मशीन होगा, यू नीड टू स्वाइप दैट कार्ड। ओके, अगर आप उस कार्ड को स्वाइप कर लेते हो ना, जैसे अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करते हो, तो आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिजिटल है और इट्स बेटर कंपैरिजन टू योर अटेंडेंस रजिस्टर्ड मेथड एंड टोकन और डाइस मेथड, ठीक है। उसके बाद एक और नया मेथड है जो आज के टाइम पे हर जगह यूज होता है, दैट इज बायोमेट्रिक, यानी कि फिंगरप्रिंट। ओके, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूंगा, जहां पे कोई एम्प्लॉय, मतलब कोई एम्प्लॉय के लिए कोई और पर्सन अटेंडेंस नहीं डाल सकता। इसमें भी वो अटेंडेंस वाला मतलब मैं अगर ऑफिस आज नहीं गया हूं और मैंने वॉचमैन को कॉल किया कि भाई एक काम करो, मेरा अटेंडेंस डाल दो, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, शायद हो सकता है कि वो डाल दे, उसकी मतलब उसकी जेब से थोड़ी ना वो सैलरी जा रहा है, सैलरी तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो शायद क्या कर सकता है, किसी प्रॉक्सी वोट को डाल सकता है, मतलब प्रॉक्सी अटेंडेंस वो डाल सकता है। मेटल एंड टोकन डाइस मेथड में भी एक इंसान की आइडेंटिटी तो वेरीफाई नहीं होता है, वो टोकन और मेटल वेरीफाई होता है। तो अगर मैं आज ऑफिस नहीं गया हूं तो मेरा जो टोकन है अगर मेरी दोस्त डाल देता है तो उसका भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, अटेंडेंस वहां पे भी रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है पंच कार्ड अटेंडेंस मेथड। पंच कार्ड अटेंडेंस मेथड थोड़ा सा सिक्योर है, क्योंकि मेरा आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास ही रहेगा और मुझे उसे स्वाइप करना है। अगर उसमें पासपोर्ट वगैरह, मतलब पासवर्ड वगैरह कोई सिस्टम है, तो वो पासवर्ड मुझे याद रखना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी और को, मेरे दोस्त को या फिर किसी और को वो पासवर्ड और मेरा कार्ड दे सकता हूं, वो भी उसे मिसयूज कर सकता है, मतलब प्रॉक्सी अटेंडेंस के लिए यूज कर सकता है ऑफिस में। इसीलिए द बेस्ट इज बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। इसमें आप लोग क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, फिंगरप्रिंट आप लोगों को देना पड़ता है। किसी का फिंगरप्रिंट आप कैसे अंगूठा काट के लेके जाओगे क्या,
ठीक है, जैसे गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काटा था ना, तो जिंदा इंसान होना चाहिए जिसमें आप लोग क्या करोगे, फिंगरप्रिंट वो डाल सकता है। तो इसीलिए अटेंडेंस रजिस्टर मतलब बायोमेट्रिक सिस्टम इज द बेस्ट। आज के टाइम पे एक और भी आ चुका है, दैट इज फेस आईडी। ओके, आजकल के कुछ मशीन्स अगर आप देखोगे, जैसे हाइक विजन है कंपनी है, या फिर और भी बहुत सारे कंपनीज है जो बायोमेट्रिक के साथ साथ मतलब फिंगरप्रिंट के साथ साथ एक छोटा सा कैमरा भी दे देते हैं वहां पे आपको। तो आप फेस रिकॉग्निशन से भी, फेस आईडी से भी अटेंडेंस बहुत जल्दी रजिस्टर हो जाता है। बायोमेट्रिक में होता क्या है कि क्यूइंग हो जाता है, मतलब कोई पर्सन अटेंडेंस दे रहा है, फिर दोबारा और कोई पर्सन आएगा तो टाइम लगता है, अगर फिंगरप्रिंट नहीं लेगा तो टाइम लगेगा। इसीलिए आज के टाइम पे कंपनीज इतने एडवांस हो चुके हैं कि दैट दे आर एक्चुअली पुटिंग ए कैमरा, जो कैमरा से आप लोग क्या करोगे ना, फेस आईडी से आपका अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स, एक है आपका मैनुअल मेथड और एक है आपका मैकेनिकल और ऑटोमेटेड मेथड। ठीक है, चलो अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ सकता है, थियोरिटिकल क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम, एक अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम के रिक्विजिट्स क्या क्या होता है। ओके, एक अच्छे टाइम कीपिंग सिस्टम में क्या क्या जरूरत होता है, क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, नंबर 1 देखो, the system of timekeeping should be such which should not allow proxy for another employee under any circumstances। भाई पहला अच्छा चीज होना चाहिए ये, कोई भी टाइम कीपिंग सिस्टम अगर आपकी कंपनी में हो तो वो ऐसा टाइम कीपिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई भी पर्सन प्रॉक्सी अलाउड नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉक्सी अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। झूठ मूठ का अटेंडेंस, एक पर्सन का अटेंडेंस दूसरा पर्सन नहीं डालना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, देयर शुड बी also a provision of recording time of peace employees so that regular attendance and discipline may be maintained. This is necessary to maintain uniform flow of production। जैसे मैंने बोला कि भाई अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पीस रेट सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कि पर पीस जितना आप काम करोगे उस हिसाब से अगर आपको पेमेंट किया जाता है, तो भी उस एम्प्लॉय का, पीस रेटेड वाले एम्प्लॉयज का जो अटेंडेंस टाइम है, जो टाइम कीपिंग है, करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डिसिप्लिन मेजर के लिए जरूरी है और इवन फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन होगा। अगर आज एक एम्प्लॉय 10 बजे आता है, 4 बजे जाता है, जितना वो काम करेगा नेक्स्ट मंथ, ओके, अगर नेक्स्ट डेट को वो क्या करता है, 2 बजे आता है, 2 बजे आके वो क्या करता है, 4 बजे जाता है, तो प्रोडक्शन डेफिनेटली कम होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के रिक्वायरमेंट के ऊपर नहीं चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर चलेगा कि भाई हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, हम तुम्हें कम पैसा पे कर रहे हैं, लेकिन इट ऑल्सो अफेक्ट आवर कमिटमेंट, इट ऑल्सो अफेक्ट आवर प्रोडक्शन। ओके, तो सारे चीजें अफेक्ट होता है। तो अगर कोई एम्प्लॉय पीस रेट की बेसिस पे भी पेमेंट लेता है ना, फिर भी उसकी टाइम कीपिंग रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टाइम ऑफ अराइवल एज वेल एज टाइम ऑफ द डिपैचर ऑफ द एम्प्लॉइज शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट टोटल टाइम ऑफ एम्प्लॉइज मे बी रिकॉर्डेड एंड वेज मे बी कैलकुलेटेड। ओके, सो टाइम ऑफ अराइवल के साथ साथ टाइम ऑफ डिपैचर भी आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, टाइम ऑफ अराइवल एज वेल एज टाइम ऑफ डिपैचर ऑफ द एम्प्लॉइज शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट द टोटल टाइम ऑफ द एम्प्लॉइज मे बी रिकॉर्डेड एंड वेज में बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। तो टाइम ऑफ अराइवल एंड टाइम ऑफ डिपैचर अगर आप दोनों रिकॉर्ड करते हो तो आपको डेट ऑफ अराइवल मतलब उसकी जो टोटल पेमेंट है ना, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आज पॉसिबल मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम शुड बी मैकेनिकल सो दैट चांसेस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइम मे नॉट बी अराइज बिटवीन एम्प्लॉइज एंड टाइम कीपर। जितना हो सके जो टाइम कीपिंग है ना, टाइम कीपिंग का जो मेथड है वो ऑटोमेटेड होना चाहिए, यानी कि मैकेनिकल होना चाहिए या फिर ऑटोमेटेड होना चाहिए, सो दैट जो टाइम कीपर एंड जो आपकी एम्प्लॉय है उसके बीच में डिस्प्यूट ना हो। मान लीजिए कि अगर मैनुअल है ना, कोई अगर वॉचमैन है, जो कि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट का मैंने एग्जांपल लिया, कोई अगर वॉचमैन है, अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है टाइम कीपिंग, तो कस्टमर हो सकता है या फिर जो लेबर है, कस्टमर बोल रहा है, जो लेबर है या फिर जो वर्कर है, उसके माइंड में डिस्प्यूट अराइज हो सकता है कि भाई मैं 10 बजे आया था, इसने 11 बजे रिकॉर्ड किया, तो उसने 1 घंटा मेरा लेट डाला है।
ऐसा भी हो सकता है वॉचमैन बोलेगा कि नहीं सर ये तो लेट आया था, मैंने तो करेक्ट टाइम डाला है, हो सकता है। ओके, इसीलिए अगर फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम होगा तो कोई किसी को नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हारा ये मतलब तुम इतने बजे आए थे और इतने बजे रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि तुम्हारा फिंगरप्रिंट है। और लेट कमर शुड बी recorded लेट अराइवल, एनी रिलैक्सेशन बाय द टाइम कीपर इन दिस रिगार्ड विल एनकरेज इनडिसिप्लिन। भाई जो लेट में आता है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उस जो लेट में आता है ना उसे लेट ही रिकॉर्ड करना चाहिए और उसको कम सैलरी मिलना चाहिए। अगर टाइम कीपर मान लीजिए कि मैं 11 बजे आता हूँ, ठीक है, या फिर मैं 12 बजे ऑफिस आ रहा हूँ, जो वॉचमैन है उसको उसके साथ मेरा सेटिंग है और मैंने बोला जो वॉचमैन है उसके साथ मेरा सेटिंग है और मैंने बोला कि भाई ये ले 100 रुपए और 100 रुपए लेके मेरा 10 बजे डाल देना। अगर ये बाकी के एम्प्लॉइज देखेंगे ना तो बाकी के एम्प्लॉइज भी बोलेंगे कि भाई हम क्यों 10 बजे आएंगे, हम भी 100 रुपए दे देते, ठीक है, और हम अगर 100 रुपए देंगे तो हम भी 12 बजे आएंगे। तो ये इनडिसिप्लिन को एनकरेज करेगा, इसीलिए जो लेट कमर्स है उन्हें लेट रिकॉर्डिंग करना चाहिए। ओके, उसके बाद द सिस्टम शुड बी सिंपल, स्मूथ एंड क्विक। सिस्टम जो है टाइम कीपिंग का वो सिंपल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए एंड क्विक होना चाहिए। अननेसेसरी क्यूइंग फॉर मेकिंग अटेंडेंस शुड बी अवॉइडेड। ओके, अननेसेसरी क्यूइंग फॉर मेकिंग अटेंडेंस शुड बी अवॉइडेड। सो जो अननेसेसरी लाइन होता है ना वो अवॉइड करना चाहिए। द सिस्टम शुड बी सिंपल, स्मूथ एंड क्विक। तो जितना भी हो सके सिस्टम स्मूथ होना चाहिए। जैसे मैंने बोला आज के टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फेस आईडी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। द ओनली रीजन इज कि भाई अननेसेसरी क्यूइंग नहीं चाहिए, कि भाई एक एम्प्लॉय का अटेंडेंस लेने के लिए अगर एक कंपनी में 150 लोग काम कर रहे हैं ना तो 150 का लाइन नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली फटाफट होना चाहिए सिस्टम, सो दैट कि अननेसेसरी क्यूइंग एंड अननेसेसरी आइडल टाइम अवॉइड हो सके। ठीक है, चलो उसके बाद the system should be reviewed and maintained periodically to prevent error। ठीक है, the system should be reviewed and maintained periodically to prevent error। ओके, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैनुअल मेथड में तो आप रिकॉर्ड करते हो, अगर ऑटोमेटेड मेथड में मान लीजिए कि कोई गड़बड़ी आ गया, जितने भी ये जो ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट रीडर वाले कंपनीज है ना जो कि फिंगरप्रिंट वगैरह ये करते, तो होता क्या है, ये जितने भी कंपनीज है ये कंपनीज क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल देखो, ये अपना एक ऐप चलाते हैं जिसमें आप लोग जो फिंगरप्रिंट देते हो एंट्री टाइम एग्जिट टाइम वो रिकॉर्ड होता है, जिसका सिस्टम ऐसा होता है कि आपने जो सबसे पहला फिंगरप्रिंट दिया होगा एंड आपने जो सबसे लास्ट वाला फिंगरप्रिंट दिया होगा वो उसे एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम रिकॉर्ड करता है। बीच में आप जितने बार भी फिंगरप्रिंट दो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फर्स्ट एंड आपकी लास्ट वाला जो फिंगरप्रिंट है वो रीड कर लेगा और उसी हिसाब से आपके अटेंडेंस और आपके टाइम वो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ऐसा अगर होगा कि भाई उसने पहली वाला रिकॉर्ड किया है, उसके इमीडिएटली बाद अगर इसने किसने दिया है वो रिकॉर्ड कर लिया है, उस केस में डिस्प्यूट आ सकता है ना, मतलब टेक्निकली एरर हो सकता है, आप में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। सो यू नीड टू रिव्यू दैट सिस्टम पीरियडिकली, टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर मतलब आप में कुछ गड़बड़ी होगा और आपको पता चलेगा मंथ एंड में कि भाई सारे के सारे एम्प्लॉइज का फुल्ली रिकॉर्ड हो गया है, कोई लेट में आया तो उसका भी फुल रिकॉर्ड हो गया है, कोई जल्दी आया तो उसका भी फुल रिकॉर्ड हो गया, तो पूरी तरह से अगर फुल्ली रिकॉर्ड होगा तो रिकॉर्ड करने का फायदा क्या। इसीलिए टाइम ऑफ द सिस्टम शुड बी रिव्यूड एंड मेंटेन पीरियडिकली टू प्रिवेंट एनी एरर। तो सिस्टम पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए टू प्रिवेंट एनी एरर। ठीक है सर, चलो ओके। उसके बाद सर हम लोग चलते हैं टाइम बुकिंग में। ठीक है, चलो देखते हैं। अब सर बात करते हैं, सर पूरा का पूरा थ्योरी हो जा रहा है इसीलिए हम लोग मतलब हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा आएगा। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स। क्यों जरूरी है, क्योंकि एक चीज़ आप लोग ध्यान लगा लो कि भाई अगर आप थ्योरीज कवर नहीं करोगे ना तो प्रैक्टिकल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि लेबर में एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो सो टाइम कीपिंग हम लोगों ने कवर कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग जैसे मैंने आपको बोला कि सर टाइम बुकिंग बेसिकली है क्या, देखो टाइम बुकिंग जस्ट रिकॉर्ड्स द टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय इन द प्रेमाइसेस फॉर द प्रोडक्शन, बट इट डज नॉट शो हाउ मच टाइम ए पर्सन स्पेंड ऑन ए पर्टिकुलर जॉब। टाइम बुकिंग रेफर्स टू ए मेथड वेयर इन ईच एक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। देखो टाइम कीपिंग क्या करता है, टाइम कीपिंग बेसिकली ये शो करता है कि सर आपने कितना टाइम स्पेंड किया है
ऑर्गेनाइजेशन में, आपने ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में कितना टाइम स्पेंड किया है। ये वो नहीं बताता कि आपने कितना काम किया है। जरूरी नहीं है कि कोई एम्प्लॉय अगर 8 घंटा स्पेंड करता है दैट मीन्स कि उसने 8 घंटा काम किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। 8 घंटा मतलब स्पेंड करने वाला मतलब बंदा 2 घंटा 3 घंटा भी काम कर सकता है। इसीलिए 8 घंटा जिसने स्पेंड किया है उसने काम कितना घंटा किया है वो हमें जानना जरूरी है। इसीलिए टाइम बुकिंग का सिस्टम आया है। टाइम कीपिंग सिर्फ टाइम रिकॉर्ड करता है कि एंट्री टाइम क्या है, एग्जिट टाइम क्या है, जबकि टाइम बुकिंग ये चेक करता है कि आपने ईच वर्क में कितना टाइम स्पेंड किया। ठीक है, अच्छा, दिस डाटा recorded is further used for the measurement of time on a particular job, for costing, for measurement of the efficiency, for fixation of responsibility। टाइम कीपिंग का करने का जो वजह है ना, टाइम कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव है। पहला तो है कि कॉस्ट कैलकुलेशन। भाई अगर कोई एम्प्लॉय ने किसी पर्टिकुलर जॉब में 3 घंटा 4 घंटा दिया है, उसको जो पेमेंट हो रहा है उसकी सैलरी का और उसकी पेमेंट का कुछ पर्सन हम उस पर्टिकुलर काम में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जितना एम्प्लॉय ने एक पर्टिकुलर काम के लिए चार्ज किया, मतलब पर्टिकुलर काम के लिए टाइम दिया है ना, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो भी एम्प्लॉय का कॉस्ट है वो हम उस पर्टिकुलर जॉब को मतलब अलाउ करेंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक कारपेंटर के पास गया और बेड बनाने के लिए गया। मैंने बोला कि भाई मुझे बेड बनाना है, बहुत डिजाइनर वाला बेड बनाना है। ठीक है, तो उस नॉर्मल बेड बनाने के लिए उस कारपेंटर को 15 घंटे लगते थे। ठीक है, लेकिन मेरा वाला जो बेड है वो बनाने के लिए उसको 40 घंटे लग गया। ठीक है, तो अगर पता चलेगा कि कौन कौन से कारपेंटर ने कितना कितना टाइम इस 40 घंटे में दिया है, तो कारपेंटर इजीली क्या कर सकता है, मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकता है कि भाई आपका 40 घंटा लगा है, कारपेंटर की सैलरी इतना है, आपके ऊपर चार्जेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। तो इसीलिए कॉस्ट कैलकुलेशन में पर्टिकुलर जॉब या फिर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग के लिए भी टाइम कीपिंग को यूज किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है। फिक्सेशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन पर्सन कितना अच्छा काम कर रहा है उस हिसाब से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी टाइम बुकिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो, सो टाइम बुकिंग फॉर कॉस्टिंग, time spent on a particular job or activity is used to compute the cost of the job or activity. Okay, time spent on a particular job or activity is used to compute the cost of the job or activity. तो टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग जो है एक पर्टिकुलर जॉब में कितना टाइम स्पेंड किया गया उसकी कॉस्ट निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। Time booking to measure efficiency. The efficiency of the employee is measured by comparing the actual time taken by the employee with the standard time that should be taken. टाइम बुकिंग से आपको यह पता चलता है कि भाई एम्प्लॉय ने कितना टाइम लिया है और एम्प्लॉय को कितना टाइम मिला था। हमने किसी पर्सन को टाइम दिया था कि भाई एक काम तुम्हें 2 घंटे में करना है, उसने 1 घंटा 45 मिनट्स लिया, 1 आवर 45 मिनट्स लिया उसने, इसका मतलब वो एफिशिएंट है। हमने जो टाइम अलाउड किया था उससे ज्यादा, उससे पहले वो काम कंप्लीट कर रहा है। इसीलिए दैट एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड, दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एफिशिएंट एम्प्लॉय। ओके, उसके बाद टाइम बुकिंग फॉर फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी टाइम बुकिंग यूज किया जाता है। जो एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर काम को बहुत एफिशिएंट के साथ करता है, विद इन द टाइम करता है, उस एम्प्लॉय को आप ज्यादा रेस्पॉन्सिबल मानते हो और उसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है जो बार बार जो कोई काम टाइमली नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय है जो कि बिल्कुल काम नहीं करता टाइम में, जब भी काम देंगे आलस की मतलब घूमता रहेगा, मोबाइल फोन चेक करेगा, टाइमली काम नहीं करेगा। और एक एम्प्लॉय है जो कि हर एक काम टाइमली करता है। तो मैं अगर कोई नया काम आता है, कोई नया रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, किसे असाइन करूंगा, भाई जो एम्प्लॉय टाइमली काम करता है ऑब्वियसली। तो इसीलिए फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए भी टाइम बुकिंग होना जरूरी है। ठीक है, चलो, अच्छा, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग। सर टाइम बुकिंग के वेरियस मेथड्स क्या क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 इज योर डेली टाइम शीट। सर व्हाट डू यू मीन बाय डेली टाइम शीट। देखो, डेली टाइम शीट बेसिकली एक क्या है, पेपर की तरह ही होता है। एक एम्प्लॉय को आप देते हो कि भाई आज तुमने क्या क्या काम किया है वो इस पेपर में लिखो। ठीक है, डेली टाइम शीट इज नथिंग बट ए पेपर वेयर एम्प्लॉय
राइट ऑल ऑफ हिज वर्क परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे में एम्प्लॉय ने कौन कौन सा काम किया है, किस किस काम के लिए उसने कितना टाइम दिया है, वो सब एक पेपर में वो रिकॉर्ड करता है, उसको बोला जाता है डेली टाइम शीट। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग करने का मोस्ट एक्यूरेट मेथड यही है, क्योंकि आपके पास डेली डाटा अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन इसकी एक डिमेरिट भी है कि भाई अगर बहुत ज्यादा वर्क फोर्स है ना, एक छोटे मोटे एम्प्लॉइज है तो वहां पे तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि 100-150 एम्प्लॉय है और एवरी डे वो 100 और 200 पेपर्स मतलब लिख रहे हैं, तो कितना सारा पेपर वर्क हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो सोचिए, उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से एक और मेथड है जिसका नाम है वीकली टाइम शीट। जैसे डेली टाइम शीट है ना, सिमिलरली कुछ कंपनीज क्या करते हैं कि भाई पूरा दिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक वीक में आपने क्या काम किया वो आप लिखिए। मान लीजिएगा आप संडे से लेकर सैटरडे तक काम कर रहे हो, तो एक वीक में आप कितना काम कर रहे हो उतना आपको लिखना है। ठीक है, सो वीकली टाइम शीट में होता क्या है, एक ही चीज होता है कि जो पेपर वर्क होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन डीमेरिट भी है कि अगर वर्कर भूल जाते कि उन्होंने मंडे में क्या काम किया था, कितने बजे किया था और कितना घंटा काम किया था, जब वो वीकेंड में लिखेंगे ना, अगर वो वीक स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द वीक में जो काम उन्होंने किया था अगर वो भूल जाते तो एक्यूरेट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो वीकली टाइम शीट का एक बेनिफिट तो है सर कि जो पेपर वर्क है ऑर्गेनाइजेशन का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन डिमेरिट भी है कि अगर एम्प्लॉइज भूल गए तो वो करेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जॉब टिकट। जॉब टिकट की अगर मैं बात करूं तो जॉब टिकट बेसिकली क्या है, अच्छा, job ticket are given to all the workers where the time for commencing the job is recorded as well as the time when the job is completed. The job tickets are given for each job and recording of the time as mentioned above shall be ascertained above helps to ascertain the time taken for each job. Job टिकट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए वो लिखा होता है, उसमें स्टेप भी लिखा होता है और एम्प्लॉय ने कितना टाइम काम किया पर्टिकुलर काम के लिए वो उसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जॉब टिकट में कंपैरिजन भी हो जाता है और टाइम बुकिंग भी आपका हो जाता है, कब उसने काम स्टार्ट किया, कब उसने एंड किया, कितना टाइम किया, वो सब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। ये एक बेसिकली सिस्टम है। लेबर कॉस्ट कार्ड, लेबर कॉस्ट कार्ड क्या है, देखो जहां पे बहुत ज्यादा वर्कर्स अवेलेबल होते हैं ना, मतलब एक ही काम को अगर मल्टीपल वर्कर्स कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे बेड बनाने में 4-5 कारपेंटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि किसने कौन सा पार्ट बनाया और कितना टाइम लगाए वो एक ही जगह पे उसको रिकॉर्ड करता है, जिसको बोला जाता है लेबर कॉस्ट कार्ड। मान लीजिए कि एक बेड बनाने के लिए पहले कोई इसका जो पैर है बेड का, ठीक है, वो बनाएगा, कोई उसका बॉडी बनाएगा, कोई उसकी जो बाहर की जो ऊपर की जो क्या होता है, ऊपर की जो एक स्टेज की तरह होता है वो बनाएगा। तो बेड बनाने में 3-4 लोग लगे, कोई एक पार्ट बना रहा है, कोई दूसरा पार्ट बना रहा है, तो उस केस में जो सारे के सारे जो काम कर रहे हैं ना, जो जो पार्ट बना रहा है उस पार्ट के लिए उसे कितना टाइम लगा वो रिकॉर्ड करेगा और एक ही जॉब के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब मेरे बेड के लिए अगर एक सीट मतलब एक पेपर बनाया गया है, उसमें कौन सा पार्ट किसने रिकॉर्ड किया, उसमें कौन सा पार्ट किसने प्रोड्यूस किया वो रिकॉर्ड करेगा और कितना टाइम गया वो भी रिकॉर्ड करेगा। तो वो है आपका लेबर कॉस्ट का। टाइम एंड जॉब कार्ड क्या है सर, टाइम एंड जॉब कार्ड अगर मैं बात करूं, दिस इज ए कार्ड कंबाइंड रिकॉर्ड व्हिच शोज बोथ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द जॉब एज वेल एज द अटेंडेंस टाइम। ये दोनों रिकॉर्ड कर लेता है, अटेंडेंस टाइम भी रिकॉर्ड करता है, उसके साथ एम्प्लॉय ने कितना टाइम लिया एक काम करने के लिए वो भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग दोनों का काम एट ए टाइम कर लेता है। ठीक है, चलो ओके, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। देखो ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग क्या है सर डिफरेंस, देखो टाइम कीपिंग कंसर्न विथ अटेंडेंस एंड वेज कैलकुलेशन ऑफ द एम्प्लॉय। टाइम कीपिंग बेसिकली कंसर्न विथ अटेंडेंस एंड वेज रिकॉर्ड ऑफ द वेज कैलकुलेशन ऑफ द एम्प्लॉय। टाइम कीपिंग बेसिकली अटेंडेंस रिकॉर्ड के ऊपर फोकस करता है और एम्प्लॉयज की वेज कैलकुलेशन में फोकस करता है। टाइम बुकिंग की अगर मैं बात करूं, फोकस ऑन रिकॉर्डिंग द टाइम एक्चुअली स्पेंड बाय ए वर्कर ऑन वेरियस जॉब्स प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस। ओके, सो टाइम बुकिंग बेसिकली क्या करता है, फोकसेस ऑन द रिकॉर्ड्स, फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग द टाइम एक्चुअली स्पेंड बाय ए वर्कर ऑन वेरियस जॉब प्रोसेस और ऑपरेशन।
एक वर्कर एक पर्टिकुलर जॉब में कितना टाइम स्पेंड करता है, ये टाइम बुकिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। एम्ड एट एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर टाइम एंड कंप्यूट टोटल वेज पेबल टू वर्कर। तो टाइम कीपिंग का जो बेसिकल एम है वो ये है कि लेबर फोर्स की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा एंड एज वेल एज लेबर फोर्स की जो लेबर फोर्स को कितना वेज पेबल होगा टाइमली, ये रिकॉर्ड करता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, नेसेसरी फॉर ascertaining लेबर कॉस्ट फॉर एवरी जॉब, प्रोवाइडिंग टाइम बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड कंट्रोलिंग आइडल टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टाइम बुकिंग के थ्रू, टाइम बुकिंग का जो बेसिकली एम है वो ये है कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना लेबर टाइम लगाए, कितना कॉस्ट लगाए और उस ओवरहेड एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना और उसको आइडल टाइम को कंट्रोल करना, इन सबका मेन ऑब्जेक्टिव है टाइम बुकिंग का। ओके, इन्वॉल्व मार्किंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ द वर्कर शिफ्ट। नॉर्मली टाइम कीपिंग का मतलब क्या है कि जब वर्कर ने ज्वाइन किया, वर्कर ने एंट्री लिया और वर्कर ने एग्जिट लिया, उसको रिकॉर्ड करना। इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम व्हेन ए जॉब वाज स्टार्ट एंड फिनिश बाय द वर्कर। टाइम बुकिंग में क्या होता है, जब एम्प्लॉई ने या फिर वर्कर ने जॉब स्टार्ट किया एंड जब जॉब को फिनिश किया, उस टाइम को वो रिकॉर्ड करता है। फोकस ऑन रेगुलर पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिनरी इन द फैक्ट्री। रेगुलर पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन को प्रमोट करता है टाइम कीपिंग। फैसिलिटेट फिक्सेशन ऑफ द डिफरेंशियल पीस रेट एंड मीटिंग द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। टाइम बुकिंग क्या करता है, एम्प्लॉइज ने कितना काम किया, स्टैंडर्ड सेट करना, उसके साथ साथ डिफरेंशियल पीस रेट, मतलब वर्कर के लिए डिफरेंशियल पीस रेट सेट करना, जो एफिशिएंट है उन्हें ज्यादा पेमेंट करना, जो इनएफिशिएंट है उसे कम पेमेंट करना, इसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट में बस इतना ही, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि आप लोगों का दिमाग भी बहुत भारी हो गया होगा थ्योरी पढ़ पढ़ के। उसके बाद हम कुछ नया और भी वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे वेज कैलकुलेशन के ऊपर, हल से प्लान, रुआन प्लान, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़े से थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल आने वाला है। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। ब्रेक के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, लेट्स टेक ए ब्रेक।